सो वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 2, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो पार्ट 2 है उसका ये। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंपिटेंस या कंपिटेंट होस्ट क्या होता है। व्हाट इज कंपिटेंट होस्ट? कंपिटेंट होस्ट क्या होता है? देखो, कंपिटेंट होस्ट या कंपिटेंस, या हम कह सकते हैं कंपिटेंस। देखो क्या होता है ये कंपिटेंट होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ एक होस्ट है, मान लिया एक होस्ट है, दिस इज बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या है? दिस इज होस्ट। और बैक्टीरिया के पास क्या है? इसके पास मेम्ब्रेन है। और मेम्ब्रेन क्या होती है? वो हाइड्रोफोबिक होती है। मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक। लिपिड मेम्ब्रेन होती है, हाइड्रोफोबिक होती है वो। तो अब देखो, ये जो डीएनए है, चाहे ये डीएनए मैंने ऐसे ही बना दिया या मैं प्लाज्मिड बना सकता हूँ। तो प्लाज्मिड पर हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट किया था, तो ये बन गया था रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे एंटर कर पाएगा किसमें? होस्ट सेल में। तो ये एंटर ही नहीं कर पाता है एज सच। क्यों? क्योंकि जो मेम्ब्रेन होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक, और जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। ये हाइड्रोफिलिक होता है, इट इज़ हाइड्रोफिलिक। तो वाटर लविंग ये होता है। तो इसके कारण ये क्रॉस नहीं कर पाता है किसको? मेम्ब्रेन को। अब हम कैसे एक होस्ट को कंपिटेंट बनाते हैं, उसको कैसे हम उसको कैसे हम कैपेबल बनाते हैं टू टेक अप दिस प्लाज्मिड? तो उस चीज़ को हम कहते हैं कंपिटेंस। कंपिटेंस मतलब टू मेक द बैक्टीरिया एबल टू टेक अप द डीएनए। ठीक है, व्हाट इज कंपिटेंस? देखो, कंसेप्ट बन गया कंपिटेंस। तो व्हाट इज कंपिटेंस? इट इज द एबिलिटी ऑफ द होस्ट। हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन हमारे पास कौन है अभी? होस्ट, बैक्टीरिया। तो मैं लिखूंगा एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, या एबिलिटी ऑफ होस्ट और बैक्टीरिया लिखना। एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू टेक अप द plasmid, to take up the plasmid is known as competence, and now this host is known as competent host. तो बैक्टीरिया को मैं क्या कहूँगा? and this host is known as competent host. तो जो होस्ट ये प्रॉपर्टी कंपिटेंस दिखाएगा, तो उस होस्ट को हम क्या कहेंगे? कंपिटेंट होस्ट। तो पहला ये वाला तो कन्फर्म हो गया, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट तो अंडरस्टैंड हो गया कि कंपिटेंस एंड कंपिटेंट होस्ट क्या होता है। तो जिस होस्ट में एबिलिटी होती है, या वो होस्ट हमारे पास कौन है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ये एबिलिटी हम डेवलप करते हैं टू टेक अप द प्लाज्मिड। तो जब इसमें ये जब इसमें ये एबिलिटी आ जाती है टू टेक अप द प्लाज्मिड, तो हम इसको कहते हैं कि इसमें कंपिटेंस आ गई, और ये क्या बन गए? ये कंपिटेंट होस्ट बन गया। अब हम ये कंपिटेंस कैसे इसमें डेवलप कर सकते हैं? तो ये कंपिटेंस, इसको कंपिटेंट होस्ट बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं? तो हमारे पास है मेथड्स बाय विच द होस्ट कैन बी मेड कंपिटेंट। तो कौन कौन सा मेथड है हमारे पास? हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड क्या है? केमिकल मेथड, और दूसरा मेथड है केमिकल, एक तो है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, या सिंपली हम केमिकल कंपिटेंट मेथड, और दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन और केमिकल मेथड। अब देखो, केमिकल मेथड में हम कैसे बैक्टीरिया को ये एबल बनाते हैं, कंपिटेंट होस्ट हम इसको कैसे बनाते हैं? अब ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया जाता है? कैल्शियम, यहाँ पर लिखा है कि कैल्शियम डाइवेलेंट, जो बेसिकली हम कहते हैं डाइवेलेंट कैटायन से हम इसको क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन जैसे कि कैल्शियम, उसके साथ हम इसको ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसको? इसमें यूज़ किया जाता है यूज़ ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, किसका यूज़ किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। और यूज़ कर देते हैं हम इसमें क्या? आइस कोल्ड साल्ट सोल्यूशन। ठीक है,
आइस कोल्ड साल्ट सोल्यूशन, लेकिन वो आइस कोल्ड साल्ट सोल्यूशन पहले ही यूज़ नहीं किया जाता है, इसमें पहले यूज़ ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड और हीट शॉक दिया जाता है, ठीक है, हीट शॉक प्लस हीट शॉक, हम इसको हीट शॉक देंगे। तो ट्रीट किया जाता है, इस होस्ट को ट्रीट किया जाएगा विद द यूज़ ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, प्लस हम इसको क्या देंगे, हीट शॉक देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी मेम्ब्रेन जो होगी, ठीक है, मेम्ब्रेन या इसकी जो वॉल होगी, ठीक है, इसकी वॉल जो होगी, सेल वॉल जो होगी इसकी या मेम्ब्रेन जो होगी, उनमें क्या, सेल वॉल में क्या, पोर्स, उसमें पोरस डेवलप हो जाएंगे। तो बाय द यूज़ ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, बाय द यूज़ ऑफ द कैटायॉन्स लाइक द कैल्शियम, जो इसमें यूज़ हो जाते हैं डाइवैलेंट कैटायंस, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हीट शॉक हम जब देते हैं तो इसकी जो सेल वॉल होती है, क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर क्या होती है, सेल वॉल भी होती है, तो इसकी सेल वॉल में क्या डेवलप हो जाते हैं, तो इसकी सेल वॉल में डेवलपमेंट ऑफ द पोरस हो जाते हैं। तो पोरस ऑन द सेल वॉल, पोरस किस में हो जाते हैं, पोरस ऑन सेल वॉल, तो सेल वॉल में पोरस डेवलप हो जाते हैं, ठीक, सेल वॉल में क्या हो जाते हैं, पोरस डेवलप। तो जब पोरस डेवलप हो जाते हैं तो मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो पोरस ऑन द सेल वॉल और मेम्ब्रेन की क्या होगी, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीजेस, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो, जब मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है, अब इस केमिकल मेथड में इतना तो हो गया मेम्ब्रेन के, हम प्रमोट करते हैं डीएनए के एंट्री इनटू द सेल। तो जो ये केमिकल मेथड है इसमें हमने बैक्टीरिया को ही यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पर होस्ट बैक्टीरिया ही है, हम इसको इंक्यूबेट करते हैं किसके साथ, विद द प्लाज्मिड या विद द डीएनए जो होता है। तो अब देखो, जब ये चीज़ हो गई तो अब इसके बाद क्या हो जाता है, हम इस बैक्टीरिया को, जो यहाँ पर बैक्टीरिया है, हम इसको किसके साथ अब लगाएंगे, हम इसको लगा देते हैं विद द, ये है कौन सा, मान लो ये प्लाज्मिड है या डीएनए है। अब प्लाज्मिड प्लस ये होस्ट बैक्टीरिया, तो हम इनको क्या करते हैं, हम इनको सिंपली क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है, किस में, इंक्यूबेट इनको करते हैं हम कोल्ड साल्ट सॉल्यूशन में, ठीक है, कोल्ड साल्ट सॉल्यूशन। तो हम देखो क्या करते हैं, कोल्ड साल्ट सॉल्यूशन, तो कोल्ड साल्ट सॉल्यूशन आ गई, ठीक है। तो कोल्ड साल्ट सॉल्यूशन में हम क्या डालते हैं, हम सिंपली कैल्शियम, जो डाइवेलेंट कैटायॉन्स होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, तो हम लगा देते हैं कोल्ड साल्ट सॉल्यूशन। इस कोल्ड साल्ट सॉल्यूशन में है कंटेनिंग कैल्शियम डाइक्लोराइड, ठीक है, प्लस हम क्या करते हैं, प्लस हीट शॉक, मतलब हीट कितनी देते हैं हम, हीट शॉक एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम इसके बाद लगा देते हैं हीट शॉक, वो कितनी डिग्रीज का, 42 डिग्रीज सेंटीग्रेड। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, जिसके कारण ये प्लाज्मिड एंटर हो जाता है इनटू द होस्ट सेल। तो इससे क्या हो जाता है, बेसिकली जब हम कोल्ड साल्ट सॉल्यूशन विद कैल्शियम डाइवेलेंट जो कैटायन्स होता है कैल्शियम, तो प्लस हीट शॉक भी हम जब देते हैं, तो ये तीनों चीज़ें मिलके क्या करती है, ये पोर्स डेवलप करती है ऑन द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। तो इससे परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और ये एंटर हो जाता है कौन, ये प्लाज्मिड एंटर या डीएनए एंटर हो जाता है इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन मेथड या सिंपली केमिकल मेथड हम इसको कहते हैं, ठीक। तो बेसिकली ये जो कैल्शियम डाइक्लोराइड ये काज क्या करता है, ये बेसिकली डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है ऑन द सरफेस ऑफ द सेल्स। ये जो कैल्शियम डाइक्लोराइड जो होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड या उस प्लाज्मिड को हम कहेंगे कि ये डीएनए मॉलिक्यूल ही होता है, ये डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है किस पर, ऑन टू द सरफेस ऑफ द सेल्स, ठीक है, सरफेस ऑफ द सेल्स पर ये उसको प्रेसिपिटेट कर देता है। और जो साल्ट है रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, सम काइंड ऑफ चार्ज जो सेल वॉल पर होता है, ठीक है, इम्प्रूव द डीएनए बाइंडिंग। तो देखो ये चीज़ें क्या करती है, एक तो ये किसका, ये इस पूरे केमिकल मेथड में कैल्शियम क्या करता है, ये सिंपली करता है प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट करता है उस प्लाज्मिड को या उस डीएनए को प्रेसिपिटेट करता है ऑन टू द सरफेस ऑफ द सेल्स। तो ये प्रेसिपिटेट करता है किसको, इट प्रेसिपिटेट्स
इट प्रेसिपिटेट्स द डीएनए ऑन टू द सरफेस ऑफ सेल्स, ठीक है, प्रेसिपिटेट्स प्लाज्मिड और डीएनए ऑन टू द सरफेस ऑफ सेल, सरफेस ऑफ सेल। और ये साल्ट क्या करता है, साल्ट बेसिकली क्या करता है, साल्ट एक लिटिल बिट ऑफ चार्ज डेवलप करता है जो बाइंडिंग, जो इम्प्रूव करता है डीएनए बाइंडिंग को। तो साल्ट क्या करता है, ये चार्ज डेवलप करता है, ये चार्ज डेवलप करता है जो ज़रूरी होता है किसके लिए, फॉर बाइंडिंग ऑफ द फॉर बाइंडिंग ऑफ दिस डीएनए, फॉर बाइंडिंग ऑफ दिस प्लाज्मिड ऑन इन द बैक्टीरिया, ठीक है, जो ये हो जाता है। तो ये है केमिकल मेथड। अब देखो इसमें दूसरा मेथड क्या है कंबिटेंस के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन जो होती है इसमें भी हम बैक्टीरिया होस्ट सेल को बड़ा ही क्या बनाते हैं, एबल बनाते हैं टू टेक अप द प्लाज्मिड और टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। लेकिन हम यूज़ क्या करते हैं, हम इसमें यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पल्सेस का। तो इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या यूज़ होता है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस। तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हम इसमें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल पल्सेस हम यूज़ करते हैं। तो इसीलिए यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक पल्सेस के नाम पर ही हमने इसको रख दिया नाम इलेक्ट्रोपोरेशन। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है या शॉर्ट पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम इसमें यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक पल्सेस। तो शॉर्ट इलेक्ट्रिक चार्ज या शॉर्ट इलेक्ट्रिक चार्ज पल्सेस हम यूज़ करते हैं, या शॉर्ट पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम यूज़ करते हैं टू फैसिलिटेट द डीएनए अपटेक। डीएनए अपटेक बाय द होस्ट सेल को फैसिलिटेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं शॉर्ट पल्सेस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस हम यूज़ करते हैं, बट कौन से पल्सेस, शॉर्ट पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम यूज़ करते हैं, सो दैट कि जो इलेक्ट्रोपोरेशन होगी, जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, ये क्या करेगा, ये इंड्यूस करेगा फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक पोर्स, ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स बनाएगा, ठीक है, इस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन पर, इस सेल वॉल पर, ये मेम्ब्रेन पर क्या बनाएगा, इस मेम्ब्रेन पर ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स बनाएंगे, जिससे परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इन पोर्स को हम इलेक्ट्रोपोर्स कहते हैं, जिससे ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल इनसाइड आ जाता है। तो यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रिक पल्सेस बेसिकली शॉर्ट इलेक्ट्रिक चार्ज हम यूज़ करते हैं, शॉर्ट पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, शॉर्ट पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो शॉर्ट पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर मान लो कि यह है होस्ट सेल, ये इसकी मेम्ब्रेन है, ये होस्ट सेल है, होस्ट सेल। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हम डायरेक्टली क्या डालेंगे, शॉर्ट पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक, जो शॉर्ट पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है इस पर डालते हैं हम। तो ये हो गए शॉर्ट पल्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, शॉर्ट पल्सेस हैं ये। तो उससे क्या हो जाता है, उससे इलेक्ट्रोपोर्स, इसमें पोर्स डेवलप हो जाते हैं, छोटे छोटे से पोर्स डेवलप हो गए, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपोर्स। और फिर क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रोपोर्स डेवलप हो गए, परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई, परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई और डीएनए अंदर घुस जाता है। तो दिस इज इलेक्ट्रोपोरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। तो इसके अलावा भी हम डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड से भी हम प्लाज्मिड को या होस्ट सेल को क्या बनाते हैं, कंपिटेंट बनाते हैं। तो इसके अलावा भी हम डायरेक्टली, एक डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड्स में कौन कौन सा आता है, देखो डायरेक्ट मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग द फॉरेन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, तो वो है माइक्रो इंजेक्शंस। तो हम माइक्रो इंजेक्शंस करते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन से हम क्या कहते हैं, फॉरेन डीएनए को, दिस इज अ फॉरेन डीएनए, हम फॉरेन डीएनए को डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं इनटू द होस्ट सेल, ठीक है, जस्ट लाइक एज एन इंजेक्शन। तो इंजेक्ट किया जाता है फॉरेन डीएनए को इनटू द होस्ट सेल। तो इस चीज़ को हम माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, जो माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, बेसिकली रिकमेंडेड डीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल, ठीक है। तो ये किसके लिए, ये माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक किसके लिए सूटेबल है, फॉर एनिमल सेल्स। तो ये एनिमल सेल्स के लिए
सूटेबल है। तो एनिमल सेल्स में हम डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं फॉरेन डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसको हम माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक कहते हैं। ये किस में एप्लीकेबल होती है? एनिमल सेल्स में। वाइल एज अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में क्या हो जाता है? प्लांट सेल्स में माइक्रो इंजेक्शन यूज़ नहीं होता है। प्लांट सेल्स में बेसिकली हम जो क्या करते हैं, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स हम इसमें यूज़ करते हैं। हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स जो किसके होते हैं? गोल्ड या टंगस्टन के, और जो कोट हुए होते हैं विद द डीएनए, और उस मेथड को हम जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड कहते हैं। तो बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड तो बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड क्या होता है? बायोलिस्टिक और जीन गन मेथड होता है जिसमें क्या किया जाता है? जिसमें डायरेक्टली बम्बार्डमेंट की जाती है। तो डायरेक्ट बम्बार्डमेंट किसकी हो जाती है? डायरेक्ट बम्बार्डमेंट मतलब कंटिन्यूसली क्या किए जाते हैं? बम्बार्डमेंट की जाती है। किनकी? हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स। डायरेक्ट बम्बार्डमेंट किसकी की जाती है? हाई वेलोसिटी वाले, ठीक है, हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स। जो हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं जो किसके बने होते हैं? गोल्ड और टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन, ठीक है। और जो कोट हुए होते हैं, ठीक है, कोटेड विद द डीएनए, दे आर कोटेड विद डीएनए। तो ये डीएनए से कोट हुए होते हैं, ठीक है। और इससे हम क्या करते हैं? इससे हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं कि प्लांट सेल्स में हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं विद दिस बम्बार्डमेंट ऑफ द हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, जो कोट हुए होते हैं विद द डीएनए। तो इस टेक्निक को हम बायोलिस्टिक और जीन गन टेक्निक कहते हैं, ठीक है। और जो लास्ट मेथड हम यूज़ करते हैं, डिसआर्मड पैथोजन वेक्टर्स, ठीक है। तो लास्ट मेथड एक और है, डिसआर्मड पैथोजन वेक्टर्स। तो हम वेक्टर्स का डिसआर्मड पैथोजन वेक्टर्स, तो हम पैथोजन वेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली क्या करते हैं? जो इन्फेक्ट करते हैं सेल को और ट्रांसफ़र करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द सेल, जस्ट लाइक एज रेट्रोवायरसेस का हम यूज़ करते हैं। डायरेक्ट आर्मड पैथोजन वेक्टर्स हम यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक एज रेट्रोवायरसेस, ठीक, रेट्रोवायरस हम यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं किसको? फॉरेन डीएनए को इनटू द होस्ट सेल, ठीक। तो ये तो हो गया कंपिटेंस, क्या होती है कंपिटेंट होस्ट, कैसे बनाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वाला टॉपिक। नाउ इसमें देखो, इसमें रह क्या गया है? इसमें रह गया है कि आइसोलेशन, वैसे आइसोलेशन मैंने आपको पढ़ाई है, आइसोलेशन में थोड़ा सा रह गया कि आइसोलेशन ऑफ डीएनए हम कैसे कर सकते हैं, और दूसरा रह गया हमारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और तीसरा हमारा हो गया है कि हम लार्ज नंबर ऑफ जीन प्रोडक्ट कैसे हासिल कर सकते हैं, उसमें बायो रिएक्टर्स रह गया है। क्लियर? तो अभी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैं बात करूँगा आइसोलेशन की, हाउ डीएनए इज़ आइसोलेटेड। तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए ये पहला स्टेप होता है किसका? रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो इसमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए हो जाती है, लेकिन डीएनए किसके अंदर होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा डीएनए है, ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर है। सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। दिस इज द डीएनए इनसाइड द सेल न्यूक्लियस। अब इस डीएनए के साथ क्या है? बहुत सारी हम कहेंगे इम्प्योरिटीज़, इसके साथ आरएनए भी है, इसके साथ बहुत चीज़ें होती है, आयन्स वायन्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके साथ। तो सिंपली हम पहले क्या करेंगे? डीएनए को अगर कट हमें करना है, क्योंकि पहले हमें आइसोलेट करना है, उसके बाद हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम डीएनए को कट कर सकते हैं, और उसके बाद हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं किसी वेक्टर में। तो सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं क्या? देखो, अगर ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में हमें खाली डायरेक्टली किसको खाली आउटर वाली लेयर कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। वैसे अगर प्लांट सेल में है तो प्लांट सेल में बाहर क्या होती है? सेल वॉल भी होती है। तो पहले हमें देखो डीएनए को आइसोलेट करने के लिए बहुत सा काम करना है,
ठीक है। तो सिंपली हम अगर बैक्टीरियल सेल्स है या कोई प्लांट या एनिमल सेल है तो हम उसमें से कैसे डीएनए को निकालेंगे। तो हम सिंपली कैसे निकालेंगे डीएनए को बाहर। तो पहले हमें यूज़ ऑफ सम एंजाइम्स करने हैं, जैसे कि लाइसोजाइम। तो अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो हम यूज़ करेंगे लाइसोजाइमस। तो बैक्टीरियल सेल के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, लाइसोजाइम, क्योंकि लाइसोजाइम विल वो डाइजेस्ट करेगी किसको, वो डाइजेस्ट करेगी जो बाहर उसका कोट है, सेल वॉल है उसका, ठीक, या उसकी जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगी, वो उसको डाइजेस्ट करेगी। तो लाइसोजाइम यूज़ हो जाता है फॉर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, लाइसोजाइम। तो जिससे क्या हो जाता है, लाइसोजाइम से जो एनवलप होता है, एनवलप क्या हो जाता है, डाइजेस्ट होता है। तो एनवलप डाइजेस्ट हो जाएगा तभी जाके हम अंदर पहुंच सकते हैं और वहां से डीएनए को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बात है प्लांट सेल, अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लांट सेल्स के लिए हम प्लांट सेल से डीएनए को हासिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, हम यूज़ करते हैं सेलुलोज एंजाइम का। क्योंकि प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या करती है, ये सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देती है। तो सेल वॉल को डाइजेस्ट कौन करेगा, सेलुलोज एंजाइम। और इसी तरह जो काइटिन की भी सेल वॉल किस में होती है, फंगस। तो अगर ये फंगस है तो फंगस की जो सेल वॉल होती है, फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है, ये काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन को डाइजेस्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, काइटिनेस एंजाइम। तो काइटिनेस एंजाइम किसके लिए यूज़ हो जाता है, फंगाई सेल वॉल के लिए, ठीक है, ये फंगाई के लिए यूज़ हो जाता है। इतनी बात। अब उसके बाद जब ये डीएनए, चलो मान लिया कि डीएनए हमने बाहर निकाला, चाहे एनिमल सेल से या प्लांट सेल से या फंगस से हमने डीएनए को बाहर निकाला। तो जब हमने बाहर निकाला तो उसके साथ और चीज़ें भी हो जाती हैं, ठीक है। उसके साथ ये तो एक तो उसमें इंटरवीनेड प्रोटीन्स होते हैं, जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स, इस पर हिस्टोन प्रोटीन्स है यहाँ पर, ठीक है। दीज आर द हिस्टोन प्रोटीन्स। कॉइलिंग प्रोटीन्स होते हैं किसके साथ, डीएनए के साथ। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो हिस्टोन्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है, हिस्टोन्स या उसमें क्या हो जाता है, उसमें आरएनए भी होता है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, या इसमें जो आरएनएस होता है, मतलब आरएनएस नहीं, इसमें आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं अटैच्ड। ये मान लो आरएनए है, तो आरएनए मॉलिक्यूल भी इसमें अटैच्ड होते हैं। तो उसको बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ आरएनए मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे आरएनएस, ठीक है। आरएनएस एंजाइम को हम यूज़ करते हैं फॉर रिमूविंग द सिंपली कौन, आरएनए। तो राइबोन्यूक्लियस, बेसिकली आरएनएस या राइबोन्यूक्लियस हम यूज़ करते हैं। और अब रही बात किनकी, हिस्टोन्स की। तो हिस्टोन्स को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हिस्टोन्स को, आरएनए को रिमूव करने के लिए हमने यूज़ किया आरएनएस और राइबोन्यूक्लियस। तो हिस्टोन्स को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये, क्योंकि हिस्टोन्स क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन होता है, और इसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोटीएस, ठीक है। प्रोटीएस एंजाइम्स हम यूज़ करते हैं। तो तब जाके क्या होता है, अल्टीमेटली फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जब ये बाहर निकल जाता है, मतलब ये अब डीएनए क्या आ गया, इनसे तो ये हो गया अब साफ, लेकिन इसको लास्ट में किससे धुला जाता है, उसके बाद लास्ट में इसको एथेनॉल से वॉश किया जाता है। तो हम यूज़ करते हैं किसका, हम यूज़ करते हैं चिलर्ड एथेनॉल। तो चिलर्ड एथेनॉल से इसको वॉश किया जाता है, washed by chilled ethanol। तो चिलर्ड एथेनॉल से इसको वॉश किया जाता है, और इस तरीके से क्या हो जाता है, इस तरीके से हम एक साफ शफाफ सा डीएनए क्या हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है, ये बाहर निकल जाता है। और इसके बाद हम उसको कट करेंगे विद द स्पेसिफिक एंजाइम्स, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं। और जब हम कट करते हैं तो वो हमने कल पढ़ा था कि वो फिर कट्स कैसे बनाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये तो उसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को बाहर निकालेंगे। और उस जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डीएनए था, हमने इस डीएनए पर क्या किया, हमने इस डीएनए पर
इसको प्यूरिफाई कर दिया और हम इस डीएनए से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। मान लो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो हमने यूज़ क्या किया, हमने यूज़ किए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस और उन्होंने इसको यहाँ पर काट दिया, तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बाहर निकल गया। तो फॉर एग्जांपल दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, या डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है ये, या डीएनए फ्रेगमेंट है। तो ये है एलियन डीएनए और जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट। जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसी वाले फ्रेगमेंट में हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, या हम इसको कहेंगे इट इज एलियन डीएनए। ठीक, अब इसको किस में इंसर्ट किया जाता है, या वेक्टर में, या इसकी हमें डायरेक्टली क्या करनी है, इसकी डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, एम्पलीफिकेशन भी डायरेक्टली हम एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट एम्पलीफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एम्पलीफिकेशन, अगर इसके बहुत सारी ऑन द लार्ज स्केल प्रोडक्ट्स बनाने हैं, डायरेक्टली हमें इसके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो हम क्या करें, हम पीसीआर रिएक्शन करेंगे। पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, इट वाज दिस इज द टेक्निक, और ये टेक्निक किसने डिस्कवर की थी, इन्वेंट की थी, इट वाज इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलस। कैरी म्यूलस ने ये इन्वेंट की थी टेक्निक पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या हो जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं जीन के, ठीक है, या डीएनए के हम मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं इन विट्रो। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मल्टीपल कॉपीज, वरना हम होस्ट सेल में भी बना सकते हैं, तो वो इन विवो हो गया। तो मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर डीएनए होता है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्मड इन विट्रो। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, इन विट्रो। तो इन विट्रो हम बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं एक जीन के या एक डीएनए के। ठीक है, इन विट्रो। तो इसमें यूज क्या किया जाता है, इसमें दो सेट्स ऑफ प्राइमर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें यूज क्या किया जाता है, यूज ऑफ 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। इसमें 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स हम यूज करते हैं, यूज ऑफ 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स। 2 सेट्स ऑफ प्राइमर्स हम यूज करते हैं। ठीक है, जो छोटे होते हैं, केमिकली सिंथेसाइजर होते हैं, वो केमिकली सिंथेसाइजर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और जो कंप्लीमेंट्री होते हैं टू द रीजन्स ऑफ डीएनए। तो जो ये प्राइमर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली द ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। ये होते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ये बेसिकली ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और जिनकी सीक्वेंस क्या होती है, कंप्लीमेंट्री टू द डीएनए। सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री, ये कंप्लीमेंट्री होते हैं किससे, कंप्लीमेंट्री टू डिजायर डीएनए, टू डीएनए। इनकी सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री होती है टू द डीएनए। ठीक है, अब इसमें एंजाइम्स भी यूज हो जाते हैं, और कौन सा एंजाइम इसमें हम यूज करते हैं, इसमें हम टैग पॉलीमरेज यूज एंजाइम करते हैं। टैग पॉलीमरेज यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, या डीएनए पॉलीमरेज, टैग डीएनए पॉलीमरेज इसमें यूज हो जाता है। ठीक, तो ये एक्सटेंशन, ये इलोंगेशन के लिए यूज हो जाता है। तो अगर हम पीसीआर का मैकेनिज्म देखेंगे, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। तो मैकेनिज्म में हम लिखेंगे इट्स अ 3 स्टेप्ड रिएक्शन। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला है क्या, पहला है डिनेचुरेशन। तो डिनेचुरेशन में क्या किया जाता है, डिनेचुरेशन में इस डीएनए को क्या किया जाता है, इस डीएनए को, जो डिजायर डीएनए है, इस डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट जो था, इसको हम सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसको हम उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हम तोड़ेंगे। और वो कैसे तोड़े जाते हैं, वो तोड़े जाते हैं बाय द हीट ट्रीटमेंट। तो डिनेचुरेशन में क्या हो जाता है, डिनेचुरेशन में दिस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स, ठीक है, इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स बाय हीट ट्रीटमेंट।
हीट ट्रीटमेंट, उसको हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है। तो हीट ट्रीटमेंट कितना दिया जाता है, लगभग 93 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 93 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसके कारण जो बॉन्ड्स होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं और ये डिनेचुरेशन हो जाती है, इसको हम डिनेचुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है पहला स्टेप इसका। उसके बाद क्या किया जाता है, दूसरा स्टेप जो है, तो जब ये सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो गया, जब ये डीएनए सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो गया, तो ये बन गए हमारे सिंगल स्ट्रैंड्स, ये बन जाते हैं सिंगल स्ट्रैंड्स, ठीक है। तो ये सिंगल स्ट्रैंड्स बन गए, इसकी थी डायरेक्शन 5 to 3 और इसकी डायरेक्शन 3 to 5, ऐसे। अब क्या हम करते हैं, तो दूसरा सेटअप है इसमें एनीलिंग। तो एनीलिंग का मतलब क्या होता है, एनीलिंग का मतलब होता है एडिंग ऑफ प्राइमर, तो हम इसमें कहते हैं एडिंग ऑफ। तो एनीलिंग जो दूसरा स्टेप है इसमें क्या कहते हैं, एडिंग ऑफ प्राइमर। हम इसमें प्राइमर को ऐड कर देते हैं, एडिंग ऑफ प्राइमर। तो प्राइमर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्राइमर ऐड हो जाता है तो एनीलिंग के लिए भी टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर रख दिया जाता है। तो एनीलिंग ऑफ द प्राइमर एट 50 डिग्री टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर रख दिया जाता है और यहाँ पर प्राइमर्स ऐड अप हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये प्राइमर यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है, प्राइमर ऐड हो गया। तो मान लो ये प्राइमर ऐड हो गया यहाँ पर, दिस इज द प्राइमर, ये ऐड हो गया। और इसी तरीके से इसका हो गया 5 to 3 प्राइमर, और यहाँ पर भी ऐड हो जाएगा प्राइमर, ठीक। तो प्राइमर ऐड हो गया इस वाले स्ट्रैंड पर भी, तो ये क्या हो जाता है 3 to 5, ठीक। तो ऐड हो गए प्राइमर्स, तो प्राइमर ऐड हो गया। उसके बाद क्या हो जाता है, जब प्राइमर्स ऐड किए जाते हैं उसके बाद यूज़ किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज। मतलब हम इस अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप जो है इसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, तो वो होता है इलॉन्गेशन। तो इलॉन्गेशन में क्या होता है, इलॉन्गेशन में सिंपली यहाँ पर ऐड हो जाता है, क्या इसमें हम ऐड करते हैं एडिंग ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। टैग डीएनए पॉलीमरेज, ये टैग डीएनए पॉलीमरेज एक स्पेशल किस्म का डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कहाँ से हासिल होता है, थर्मस एक्एटस से। और ये हाई टेम्परेचर पर भी क्या होता है, स्टेबल, थर्मस एक्एटस। तो थर्मस एक्एटस से हमने इसको हासिल किया है, थर्मोफिली है ये। तो टैग डीएनए पॉलीमरेज, और प्लस हम इसमें ऐड क्या कर देते हैं, प्लस ऐड इसमें हो जाते हैं डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एडिशन ऑफ टैग प्लस डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, तो डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ये डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएंगे तो उनको अटैच कौन करेगा, उनको टैग डीएनए पॉलीमरेज अटैच करेगा और नया स्ट्रैंड बन जाता है। तो एनीलिंग के दौरान ही, क्योंकि एनीलिंग के दौरान बेसिकली हम क्या करते हैं, एनीलिंग के दौरान ही हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। और उसके बाद लास्ट स्टेप में जो एक्सटेंशन या एलोंगेशन होता है उसमें हम टैग डीएनए पॉलीमरेज ऐड करते हैं, और टैग डीएनए पॉलीमरेज फिर क्या करता है, ये एक्सटेंशन करता है, ये इलोंगेशन करता है चेन। तो जब चेन की इलोंगेशन हो जाएगी तो नया डीएनए बनता है, एम्पलीफाई हो जाता है। तो अगर हम इस 30 साइकिल्स ऑफ पीसीआर करें, 30 साइकिल्स अगर हम पीसीआर की करते हैं तो उससे कितना हमें प्रोडक्ट हासिल होता है, तो हमारे यहाँ 1 बिलियन टाइम्स जो एम्पलीफिकेशन हो जाती है उस डिज़ायर डीएनए की, तो 1 बिलियन टाइम्स डीएनए एम्पलीफाई हो जाता है। 1 बिलियन टाइम्स क्या हो जाता है, वो डीएनए एम्पलीफाई मतलब हाई बन जाता है। तो ये तो थी क्या, दिस वाज अबाउट द पीसीआर। तो लास्ट वाला टॉपिक इसमें रह गया है बायो रिएक्टर्स